आज के इस व्लॉग में एक केस डिस्कस किया जाएगा जिसमें रूट कैनाल एक नई फाइल सिस्टम जो कि कंट्रोल मेमोरी वायर के ऊपर बेस्ड है और बायोसेरेमिक सीरेसिस की ऑब्जर्वेशन दिखाई जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस व्लॉग में। ये एक रूट कैनाल जनाब की जा रही है एक ऐसे मोलर की जिसका आपने रेडियोग्राफ देखा, जिसमें पल्प एक्सपोज्ड है, डायग्नोसिस का स्टेरोसोल्वल पाइटिस है, रबर डैम लगा हुआ है और इसको सील कर रहा हूँ एक लिक्विड डैम के थ्रू, क्योंकि रबर डैम कभी कभार लीक करता है और अब इस वक्त देख रहे हैं साइड से जो है वो ब्लीडिंग भी हो रही है जिंजिवल, तो इसको सील करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने माइक्रोस्कोप की जो लाइट है उसका ऑरेंज फ़िल्टर ऑन किया है कि कहीं वैसे ही क्योर ना हो जाए इससे पहले कि हम लाइट क्योर करें। तो ये लिक्विड डैम को लगा के अब हम लाइट क्योर करेंगे ताकि बहुत बेहतरीन किस्म की हमारे पास सील आ जाए। तो उसके बाद हम अपना एक्सेस स्टार्ट करते हैं। इनिशियली इरादा मेरा था कि चूँकि यंग पेशेंट था, ज़्यादा एज का नहीं था, तो उसको हम सोच रहे थे कि वाइटल बल्ब थेरेपी करते, क्योंकि इसका पेरियपेक्स सही था, नॉर्मल पेरियपेक्स था, कोई टेंडर टू परकशन नहीं था, पेन ऑन परकशन नहीं था। तो केरीज बक्कल साइड से केरीज थी तो ज़्यादा क्राउन भी डिस्ट्रक्शन नहीं थी क्राउन में। तो केरीज रिमूव करने के बाद इरादा पहला ये था कि हम इसको वीपीटी की तरफ जाते, लेकिन जब मैंने केरीज़ रिमूव की, अब देख रहे हैं कि सारा पहले मैंने केरीज़ रिमूव करके फिर जो है वो पल्प को एक जो है वो रिमूव करना शुरू किया था डिफरेंट बर्ड से। तो जब केरीज़ रिमूव कर ली और पल्प को रिमूव किया तो ब्लीडिंग ठीक ठाक शुरू हो गई थी। मेरा ख्याल था कि चलो ठीक है, कोरोनल पल्प को रिमूव कर लेते हैं और कोरोनल पल्प को रिमूव करके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन नाउमीदी ही हुई मुझे कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। मैंने 5 मिनट रुका भी, जो कि क्राइटेरिया होता है 5 मिनट रुकने का, उसके बावजूद जो है वो ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चले अब हम जो है वो बढ़ते हैं एरोनॉटिक्स की तरफ। अभी देखेंगे ब्लीडिंग हुए जा रही है एंड आई वेटेड इसको हाइपोसेरिगेट करने के बावजूद जो है वो ब्लीडिंग नहीं रुकी। फिर मैंने देखिए हाइपोसेरिगेट भी कर रहा हूँ, कोरोनल पल्पल पॉट भी करने के बावजूद ब्लीडिंग का कलर देखें कुछ बहुत ही अजीब व गरीब रेड सा है, बहुत ही मैंने वेट किया 5 मिनट बल्कि से भी ज़्यादा, बल्कि तो उसके बावजूद ब्लीडिंग रुकी नहीं, विच इज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑफ द वेरियस एसोसिएशंस, जिसमें कुछ एसोसिएशंस का क्राइटेरिया तो 10 मिनट तक का भी, लेकिन देखें ब्लीडिंग उसके बावजूद हुए जा रही है। तो फिर उस वक्त हमने डिसाइड किया कि नहीं जी, अब हमें जो है कन्वेंशनल एंडोडोंटिक्स की तरफ जाना चाहिए, पल्पेक्टोमी करके रूटीन एंडोडोंटिक्स की तरफ जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो ब्लीडिंग रुकने वाली नहीं है, तो इसका मतलब है हमें अब रूटीन एंडोडोंटिक्स करनी पड़ेगी। तो फिर इस केस के लिए हमने जो है वो ओरोडिका की O4 टेबर फाइल्स, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इरफान मकबूल भाई हैं, उन्होंने हमें भेजी थी। तो उसके ऑरिफिस ओपनर से मैंने स्टार्ट किया। ऑरिफिस ओपनर का टेबर क्या है, आई थिंक 1708 है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ा सा ये इस तरह से था कि कुछ एंगल बहुत एक इसका ऐसा था, कैनाल एंट्रेंस बहुत मुश्किल थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि ऑरिफिस ओपनर से अपने आप को अपना जो है एक्सेस उसको मैं स्ट्रेट लाइन एक्सेस कर लेता हूँ ताकि रोटरी फाइल्स जो जाएँ फिर आराम से जाए अंदर। लेकिन चूंकि मैं पहली मरतबा यूज़ कर रहा था ये रोटरी फाइल्स, तो मुझे नहीं पता था कि इसकी जो नेक्स्ट 1503 है या 2004 है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी कि मुझे तो मज़ा आ जाएगा। और वाकई मुझे मज़ा आया। देखिए मैं अभी तो फ़िलहाल ऑरिफिस ओपनर ही यूज़ कर देखो, ऑरिफिस ओपनर भी कितना इसका एकदम से फ्लेक्सिबल होके कितना ज़्यादा खुद ही से कर्व हो गया था। हालांकि मैंने सीधा ऑरिफिस ओपनर डाला था, लेकिन देखिए कितनी मज़े से कटिंग कर रहा है, कितनी ज़बरदस्त एग्रेसिव कटिंग है इसकी। मतलब एग्रेसिव से मुराद है कि बहुत अच्छी कटिंग है इसकी। तो ये ऑरिफिस ओपनर को यूज़ कर रहा हूँ मैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, कभी भी जब भी आप अपनी रोटरी फाइल्स यूज़ करें तो कभी भी वेट कंडीशन में यूज़ ना करें। कोशिश करें कि आपका चैम्बर में कुछ ना कुछ हाइपोक्लोराइट हो, और जब रबर डैम लगा हुआ होगा और कोशिश करें कि अगर आप जो है वो पेरियोडोंटिक बिल्डअप भी कर लें तो बड़े अच्छे तरीके से आप जो है वो काम कर पाएंगे। अब देखें मैंने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया और फिर सुबह कितनी ज़बरदस्त किस्म की ब्लीडिंग हुई। अब देखिए 1503 है इसकी, यूजली 1504 होती है फाइल, लेकिन 1503 है इसकी इनिशियल फाइल। और
और मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ इन एंड आउट मूवमेंट में, जो मेरी एस्टिमेटेड वर्किंग लेंथ है। और कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने पल्प निकाला है, देखा क्या ज़बरदस्त शानदार तरीके से एपिकल पल्प को निकाल के लेके आई। देखा कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त फ्लेक्सिबल फाइल है। हल्का सा मैंने इसको प्रीकर्व किया, कितने मज़े से ये फ्लेक्सिबल कर्व होके कैनाल के अंदर चली गई है। तो ऐसे देखें, ये दोबारा से पल्प निकाल के लाई है। तो पल्पेक्टोमी में मुझे बड़ी अच्छी फाइल लगी है, और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत अच्छी फाइल लगी कि पल्प को बड़ा अच्छा निकाल के लाएगी, कटिंग में भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी इसकी, कि प्री कर्व होने में अच्छी है, क्योंकि ये जो हीट ट्रीटेड फाइल्स हैं, कोई भी हीट ट्रीटेड फाइल हो वो प्री कर्व हो जाती है आराम से। लेकिन ये वाली फाइल्स जो कि कंट्रोल मेमोरी फाइल है, CM वाली फाइल्स हैं, जैसे हाईफ्लेक्स CM के ज़माने में आई थी, तो ये कंट्रोल मेमोरी वाली फाइल्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से प्री कर्व हो जाती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है कि पहले आप ऑरिफिस अपना खोल लें, ऑरिफिस ओपनर से, फिर 1503 से जाएं। वर्किंग लेंथ, अगर आप जैसे यहाँ तो वर्किंग लेंथ ले नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना बहुत अजाब था इस केस में। तो जैसे अब मुझे पल्प रिमूव, जब धारे पल्प निकालूंगा नहीं, डिस्टल कैनाल इतनी चौड़ी है, तो मैंने मैनुअल फाइल पे उतर आया, और ये H फाइल 30 की, उससे निकालना पड़ रहा है पल्प। तब जाके ये ब्लीडिंग अब स्टॉप होगी, तो जाके मैं अपने एपेक्स लोकेटर उठाऊंगा। मैं तो हूँ एपेक्स लोकेटर वाला बंदा, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई जैसे भी बातें करे कि जी आप रेडियोग्राफ भी यूज़ करें, लेकिन मैं हूँ एपेक्स लोकेटर वाला। अब देखिएगा कि जो हमारी जो वर्किंग लेंथ का रेडियोग्राफ, जो यानी कि जो ऑब्जर्वेशन का रेडियोग्राफ, वो कैसा निकलता है। लेकिन अब ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लीडिंग किसी तरह से, ये जो वहशी किस्म की उनका समंदर है, ये किसी तरीके से सूख जाए। चले, अब ये काफ़ी हद तक ब्लीडिंग ख़त्म हो चुकी है, तो उम्मीद है कि अब हम अपनी वर्किंग लेंथ ले पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कैनाल को मज़ीद प्रेप करते हुए। तो ये मज़ीद डिस्टल को हम 2504 से प्रेप कर रहे हैं। वर्किंग लेंथ हम जो है वो गालिबन ले चुके हैं। तो उसके बाद इसकी जो ना लॉन्ग लेंथ आई थी इसकी टूथ की, हम इनिशियली समझ रहे थे रेडियोग्राफ है, देखें ना, रेडियोग्राफ भी धोखा देता है। हमारा डायग्नोस्टिक जो रेडियोग्राफ था वो हमें बता रहा था कि इस टूथ की जो लेंथ है वो 19 या 20 तक है, लेकिन निकली 22 से भी ज़्यादा बल्कि। तो अब ये मैं गेजिंग करके देख रहा हूँ थोड़ा बहुत, और मज़ीद इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर रहा हूँ, और इसको साफ़, इसके एपिकल एरिया को क्लीन कर रहा हूँ। ये डिस्टल कैनाल बहुत ज़्यादा वाइड है, और हम अब ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे कैनाल को। अब ये मैं पैसिव अल्ट्रासोनिक इरिगेशन कर रहा हूँ, अपने इरिगेंट को एक्टिवेट करते हैं, हमेशा करता हूँ, ताकि कोई भी पल्प के रेमिनेंट्स हों, कुछ भी हो, वो अच्छी तरह से क्लीन होकर साफ होकर निकल जाए। कितना फिर भी यहाँ से वो डेबरी निकल के आ रही है, कितना पल्प के आई एम श्योर रेमिनेंट्स भी निकल के आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये हमारी जो टिप है, ये यूजुअली मैं अल्ट्रैक्स यूज़ करता हूँ। और वो करने के बाद अब हम अपना जो है वो कोन फिट लगेंगे, और कोन फिट में देखें हम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल एपिक्स के आसपास ही हैं। तो अब हम बायोसेरेमिक सीलर की ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैंने कैनाल्स को ड्राई किया होगा। अच्छा, मैं यह करता हूँ कि मैं यूजुअली देखें, अब ये टिप इसकी बिल्कुल बायोसेरेमिक सीलर की जो है वो कैनाल के अंदर डाल के, अब दोनों म्यूजियल कैनाल्स के अंदर चले गए। अब डिस्टल कैनाल के अंदर अब ये देखिए, इसको हम डाल रहे हैं, नज़र आ रहा है हमें सीलर निकलते हुए। जब इतना तक आ जाए ना ऊपर ऑरिफिस लेवल तक, उसको बाहर निकाल लें बस। तो अब मैं हल्का सा पंप करूँगा इसको, अपने जो मैंने मास्टर को फिट की थी, हल्का सा पंप किया, और उसके बाद ये पहले म्यूजियल बक्कल, फिर उसके बाद म्यूजियोलिंगुअल। लेकिन जो हमारा डिस्टल है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चूँकि वाइड है, मैं उसमें पंप बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ज़रा सा भी अगर पंप किया ना तो सीलर ने बाहर निकल जाना था। और डिस्टल में ये भी किया था कि हमने मास्टर कोन को बहुत जो था वो एडजस्ट भी किया था। उसको कोन फिटिंग करने के लिए हमें उसको कट करना पड़ा था, तब जाके कोन फिट हुई थी। तो उसके बाद ये हमने सेयर ऑफ किया, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से प्लग किया हमने, वर्टिकल कंडेंसर से कंडेंस किया। अब मज़े की बात यह कि इसमें वॉशिंग बहुत आसान है, बस आप, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है सीलर, उसको अच्छे तरीके से आप वॉश करें, क्लीन करें, मॉइस्ट कॉटन से अच्छी तरह क्लीन करें। और ये देखें क्या ज़बरदस्त चैम्बर, इतने मज़े से साफ़ होके क्लीन साफ़ सुथरा चैम्बर, और मज़े से आप इंजॉय करें। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर लें, ऑब्जर्वेशन तो हो गई, आपने अपनी रेस्टोरेशन कर लें। यानी कि अब हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत टाइम हो चुका था, तो हमने फ़िलहाल कैविट की इसके अंदर, और बुला के पेशेंट को बाद में इसको रेस्टोर किया। तो ये था आज का वीलॉग।
और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इसमें। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन के एक्सरे में आप देखिएगा कि डिस्टल कैनाल में थोड़ा सा वॉइड रह गया था। मुझे पता है कमेंट्स में आप लोग कहेंगे सर ये देखें ये क्या है, मैं अभी से बोल देता हूँ कि डिस्टल कैनाल में वॉइड है। और ऐसे जो कैरियर जो ये वार्म वर्टिकल ऑब्जर्वेशन अगर ना करें, आप इस टाइप की ऑब्जर्वेशंस करें, तो इसका एक ड्रॉबैक है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा डिस्टल में थोड़ा सा वॉइड। तो इसको हम बाद में जाके वार्म वर्टिकल से भी कर सकते हैं। तो ये आज का वीलॉग था, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। भाई कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, कंजूसी ना करें, कमेंट आगाह किया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें ना। अब क्या है, इतने दिनों से मैं व्लॉग इतने अरसे से बना रहा हूँ, अब तो कमेंट शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो करना शुरू कर ही दें। तो बहुत शुक्रिया, फिर अगले हम इंशाल्लाह व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।